जम्मू यूनिवर्सिटी के स्थापना दिवस तथा शिक्षक दिवस की मैं आप सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं समझता हूं 54 साल की लंबी यात्रा में जम्मू विश्वविद्यालय ने अनेक परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखे होंगे, लेकिन ये भी तय है कि परिवर्तन चेंज जिस स्पीड से पिछले 10 वर्षों में हुआ है वो शायद 44 वर्षों में विश्वविद्यालय ने नहीं देखा होगा। ये भी सच है कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक मजबूत नींव, एक मजबूत केंद्र की जरूरत होती है और वही अटल रहता है। शिक्षा में वह केंद्र हमारे जानने की जिज्ञासा, हमारे जानने की अभिप्सा और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का संकल्प, इसी को हम मानते हैं। जिन विद्यार्थियों ने कुम्हार के चाक को देखा होगा उन्हें याद होगा कि उसकी बड़ी सी चाक एक कील पर ही टिकी रहती है। वह चाक निरंतर घूमता रहता है और मिट्टी को मनचाहा स्वरूप दे देता है। परिधि पर निरंतर परिवर्तन होता रहता है क्योंकि केंद्र में जो कील है वो बड़ी मजबूत रहती है और इसलिए अच्छे प्रकार से चलता रहता है। मुझे लगता है इसी प्रकार से जम्मू यूनिवर्सिटी भी लगातार हो रहे परिवर्तनों के बीच वर्तमान तथा भविष्य के लिए आवश्यक स्किल्स, नॉलेज, नई लीडरशिप को डेवलप कर रहा है और आने वाले वक्त में एजुकेशन का स्वरूप क्या होगा उस बदलाव में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कहा करते थे कि हम गलत सामग्री से सही वस्तु का निर्माण नहीं कर सकते और इसलिए यूनिवर्सिटीज में ऐसा वातावरण बनाना होगा जिसमें टीचर्स और स्टूडेंट्स मित्रों की तरह वार्तालाप कर सकें और भय रहित होकर राष्ट्र के पुनर्निर्माण में एक साथ जुट सकें। साथियों, 1890 में शिकागो के अखबार में 30 साल के एक प्रीचर, धर्म उपदेशक, नाम था उनका फ्रैंक, अखबार में एक विज्ञापन दिया उन्होंने। अगले संडे को वो एक नया उपदेश देंगे जिसका शीर्षक होगा व्हाट आई वुड डू इफ आई हैड $1 मिलियन। अगर मेरे पास $1 मिलियन होंगे तो मैं क्या करूंगा। एक बड़े बिजनेसमैन थे वहां, फिलिप आर्मर। उन्होंने विज्ञापन पढ़ा और अगले संडे को उपदेश सुनने चर्च पहुंच गए। अपने भाषण में फ्रैंक ने कहा कि अगर मेरे पास $1 मिलियन होंगे तो एक ऐसी यूनिवर्सिटी की मैं कल्पना करूंगा जहां नौजवान बच्चों को, बच्चियों को अपनी थिंकिंग एबिलिटी को प्रैक्टिकल तरीके से डेवलप करने का अवसर मिले, जहां थियरी पर फोकस करने के बजाय और लर्न बाय डूइंग को प्रमोट किया जा सके। अगर उनके पास $1 मिलियन होगा तो कैसी यूनिवर्सिटी वो अवश्य शुरू करेंगे। भाषण खत्म होने के बाद बिजनेसमैन फिलिप आर्मर फ्रैंक के पास गए, अपना परिचय दिया और कहा कि मुझे तुम्हारे हर एक शब्द पर भरोसा है। कल सुबह मेरे दफ्तर आ जाओ, मैं तुम्हें $1 मिलियन दूंगा ताकि तुम जैसी यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हो वैसी यूनिवर्सिटी बना सको। 1 दिसंबर 1892 को आर्मर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई, जिसका जन्म युवा फ्रैंक के इमेजिनेशन की वजह से संभव हो सका था। और इसलिए मैं मानता हूं कि विश्व के जितने भी आविष्कार हैं या जितनी भी संस्थाएं बनी हैं, ह्यूमैनिटीज में जितने नए विचार संभव हो सके हैं, उसकी शुरुआत किसी न किसी व्यक्तिगत जिज्ञासा और इमेजिनेशन का ही प्रतिफल है। एजुकेशन इज अबाउट फायरिंग क्यूरियोसिटी, imagination in young minds, cultivating the unique strength and values of each student effectively to make them successful in their chosen field
एंड मेक अ डिफरेंस। हमारी प्राचीन संस्कृति में कृष्ण और अर्जुन जैसी मित्रता का दूसरा उदाहरण हम खोज नहीं सकते। सबसे बड़ी बात है कि उनकी मित्रता में गुरु और शिष्य का भी रोल उतना ही गहरा है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन को जिज्ञासा हुई, संसार किस तरह बदलता है, क्या सत्य वही है जो कभी पहले हुआ करता था? अर्जुन से मैं समझता हूं ज्यादा क्यूरियस स्टूडेंट कोई खोज नहीं पाएगा इतिहास में। और कृष्ण जैसा धैर्यवान अध्यापक टीचर आज तक पैदा नहीं हुआ। अर्जुन की जिज्ञासा इस बात से शुरू हुई किस तरह से अपने लोगों से युद्ध से बचा जाए, लेकिन कृष्ण ने अर्जुन के अन्य जिज्ञासाओं को भी समाप्त किया और उसे कर्म मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। और कृष्ण कहते हैं, आर्तो जिज्ञासुरार्थी ज्ञानी च भरतवर्ष भव। पवित्र कर्म करने वाले आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी मेरी शरण में ही आते हैं। यह सभी विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण विजन है जिसकी चर्चा मैंने आपके समक्ष की है। आपके एजुकेशन की शुरुआत जिज्ञासा से हो ये आवश्यक है। अगर सब कुछ जान लिया तो बात समाप्त हो गई, लेकिन अगर जानना बाकी रह गया तब लर्निंग जीवन पर्यंत चलती रही, तब आप, मैं समझता हूं, जो चाहते हैं बन सकते हैं। थॉमस फ्रे का नाम आप में से अनेक लोगों ने सुना होगा, बड़े इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने लिखा, भविष्य में वह यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा रिलेवेंट होगी जहां कैंपस में ज्ञान नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं, बल्कि नए को जानने की इच्छा केंद्र में होगी। और जो किताबों की बजाय स्टूडेंट्स की टेबल पर रियल वर्ल्ड की समस्याओं को रखकर उसे कैसे सॉल्व किया जाए, इस प्रोसेस को शुरू कर सकेंगे। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। 2007 में 2 स्टूडेंट्स ने तय किया कि दिवाली की छुट्टी में हॉस्टल में रहने के बजाय साइकिल ट्रिप पर मुंबई से रत्नागिरी जाएंगे। बड़े उत्साह के साथ उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। एक दिन बाद ही थकान की वजह से एक वापस मुड़ गए। बस के अलावा वापस आने का कोई साधन नहीं था। उनकी वह साइकिल यात्रा तो पूरी नहीं हुई, लेकिन 4 साल बाद 2011 में उन दोनों दोस्तों, एक का नाम है भविष्य अग्रवाल और दूसरे का नाम है अंकित भाटी, की एक दूसरी यात्रा शुरू हुई जब उन्होंने ओला कैब इस देश में शुरू की। यह आइडिया उन्हें क्लासरूम में नहीं मिला था। जब तय किया था कि साइकिल से यात्रा करेंगे, बस से लौटते समय जो उन्हें तकलीफ हुई, तब उनके मन में कहीं न कहीं ये बात खटकने लगी कि हम मोबाइल का इस्तेमाल करके रास्ते में क्या अपने लिए टैक्सी बुला सकते थे। इस जिज्ञासा और इस इमेजिनेशन ने एक नई शुरुआत की और आज देश में हर महीने ट्रांसपोर्टेशन के लिए 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग ओला कैब का इस्तेमाल कर रहे हैं। शिक्षा का वास्तविक अर्थ यही है, वो आपको नए आइडियाज दे, आपको सपने देखने के लिए मोटिवेट करे, उसे साकार करने के लिए प्रेरित करे, आपकी हर सुबह उगता सूरज एक नया उद्देश्य आपको दे। और मैं समझता हूं यही टीचर्स की आज जिम्मेदारी है, वो इनोवेटिव तरीके से अपनी क्लास में ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें जो नए आइडियाज को प्रोत्साहित करे। सिर्फ मार्क्स नहीं, बल्कि ये भी देखें कि स्टूडेंट्स में कैरियर की यात्रा के लिए स्पष्ट लक्ष्य, डेडिकेशन, कॉन्फिडेंस, ऑप्टिमिज्म और क्यूरियोसिटी है या नहीं है। मुझे स्मरण है, कैंपस में ऐसा वातावरण बनाने के लिए जाने माने शिक्षाविद रिचर्ड वाटसन ने भी सुझाव इसी तरह का दिया था। वो कहते थे कि अलग अलग फील्ड को जोड़कर एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट बनाना होगा जो रिसर्च के जरिए स्टूडेंट्स में जानने की जिज्ञासा पैदा करेगा। युवा मित्रों और सभी आदरणीय टीचर्स से मैं निवेदन करना चाहूंगा
कि महाभारत काल से लेकर वर्तमान के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने तक एक बात जो सच है वो ये है कि नॉलेज स्टोर करने की नहीं बल्कि अननोन की खोज करने की जिज्ञासा स्टूडेंट के भीतर अगर हम पैदा कर सके तो विश्वविद्यालय की सार्थकता हम सिद्ध कर सकेंगे। ये उसी जिज्ञासा का परिणाम है कि साउथ पोल रीजन में जहां आज तक दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच सका वहां भारत का चंद्रयान 3 पहुंच गया। अगर चंद्रयान 2 की असफलता पर हम निराश हो गए होते तो शायद ये काम हम नहीं कर सकते थे जो आज गौरव हमें हासिल हुआ है। हिंदुस्तान को हजारों लाखों सालों के रहस्य के भीतर मानवता को झांकने का जो अवसर आज देश को मिला है, मैं समझता हूं कि इसी का परिणाम है। और इसलिए मैं मानता हूं कि चाहे ह्यूमैनिटीज हो, साइंस हो, अगर हम उन सब्जेक्ट्स में कुछ नया डिस्कवर नहीं कर रहे हैं, उसे रूटीन में क्लासरूम में पढ़ाने का कोई मकसद अब बहुत महत्व का नहीं रह गया है। यहाँ तमाम शिक्षाविद बैठे हैं ये, और मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर का शिक्षा के मामले में गौरवशाली क्षण है। तुलसीदास ने कहा कि को बड़ छोट कहत अपराध हो, मैंने किसको बड़ा कहें किसको छोटा कहें मेरे सामने बड़ी दुविधा है, लेकिन मैं आज बड़ी जिम्मेदारी से बात कर सकता हूँ। IIT, IIM, एम्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जम्मू कश्मीर के विश्वविद्यालय, हमारे जो भी कुलपति हैं, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि देश के किसी हिस्से से अच्छी शिक्षण व्यवस्था, उच्च शिक्षा में हमारे ये लोग करेंगे। मेरा एक व्यक्तिगत विचार है, वो समय व्यर्थ गंवाना हुआ। यूनिवर्सिटी से डिग्री तो मिल जाएगी लेकिन स्टूडेंट असली एजुकेशन से चूक जाएंगे। क्लासरूम से शुरुआत इसलिए की जाती है ताकि स्टूडेंट्स के बीच बेसिक नॉलेज की नींव डाली जा सके, लेकिन नींव पूरी इमारत नहीं होती है। इस बात को हमें बराबर ध्यान में रखना होगा। अगर हम सिर्फ क्लासरूम और सिलेबस से जकड़े रहेंगे, उसे ही पकड़ के रखेंगे, तो जीवन में कुछ नया जानने योग्य जो है वो नहीं जान पाएंगे। एजुकेशन इज अबाउट लाइटिंग ए स्पार्क इन स्टूडेंट्स so they can dream, they can imagine, they can be creative and break the barriers to achieve the impossible. यही जीवन की सच्चाई भी है। अनजान रास्तों पर सामान्यतः लोग जाना नहीं चाहते। लोग एडवांस में पूछ लेते हैं कि साहब मेरे से पहले कोई गया था या नहीं, अगर गया था तो क्या रिजल्ट निकला। ये मानव स्वभाव है, ह्यूमन नेचर है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट, कोई टीचर साहस करके बिना इन सवालों की परवाह किए अज्ञात रास्तों पर चल देता है तो भविष्य के लिए वैसा ही मार्ग तैयार करेगा जैसा हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने करके दिखाया है। इसलिए मैं मानता हूं कि असली सीखना अपने अनुभव से हो सकता है, उसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हमें एजुकेशन का कंट्रोल स्टूडेंट्स के हाथ में ज्यादा से ज्यादा देने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि स्टूडेंट्स को जो स्पेस मिल रहा है वो उसे एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के लिए जरूर प्रोत्साहित करेगा। जम्मू यूनिवर्सिटी ने इस दिशा में जो प्रयास किया है, जिसका जिक्र भी माननीय कुलपति जी ने किया, डिजाइन योर डिग्री, उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग प्रोसेस न सिर्फ स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस को एनरिच करेगा बल्कि उन्हें ऐसे क्षेत्र में जाने का भी एक्सेस प्रदान करेगा जिसे पहले हमने प्रोहिबिटेड जोन्स बनाकर रखा था। स्टूडेंट्स को अपने सब्जेक्ट्स और अपनी ब्रांच के अलावा दूसरे सब्जेक्ट सीखने का फ्रीडम पहले नहीं था। हमने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी थी, काल्पनिक लक्ष्मण रेखा। स्टूडेंट अपने फैकल्टी के बाहर नहीं निकल सकता था। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने ढेर सारे अवसर हमें उपलब्ध कराए हैं। यह राष्ट्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सदैव कृतज्ञ रहेगा। जम्मू यूनिवर्सिटी ने बड़े साहस के साथ और हमारे अनेक विश्वविद्यालयों ने इन दीवारों को गिराने का काम किया है। स्टूडेंट्स को नई संभावनाएं, नए खोज का अवसर दिया है। कॉलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत जो आप लोगों ने की है,
मैं आप सबको बधाई देता हूं। आप सोचिए कितना बड़ा क्रिएटिव फोर्स एक साथ यात्रा करेगा, सिर्फ भौगोलिक दूरियों को नहीं समाप्त करेगा, बल्कि देश की सांस्कृतिक महान सांस्कृतिक धरोहर, उनके भीतर नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संकल्प भी पैदा होगा। और 136 प्रोजेक्ट्स जैसा अभी कुलपति जी बता रहे थे, और संभावना और भी प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं। कोलैबोरेटिव ढंग से हमारे बच्चे उस पर काम कर सकेंगे। इस पहल के लिए मैं जम्मू कश्मीर के हायर एजुकेशन से जुड़े हुए सभी कुलपतियों, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी और जिन लोगों ने भी इसकी रचना की है, मैं उन सबको हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। शुरुआत से ही जब हम स्टूडेंट्स को अपने भविष्य का स्ट्रक्चर बनाने की जिम्मेदारी सौंप देते हैं, तो उसके भीतर न सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होता है, बल्कि उसे आने वाली चुनौतियों से जूझने की ऊर्जा भी मिलता है। कई दशक पहले अमेरिकन कार कंपनी के अधिकारी एक जापान की कार कंपनी की असेंबली लाइन देखने गए। उन्होंने पाया कि सब कुछ वैसा ही है जैसा अमेरिका में है, लेकिन कार के दरवाजे के भीतर रबड़ नहीं लगा हुआ है। पूछा अमेरिकन ने, रबड़ के बिना ये दरवाजा कैसे एकदम सही फिट होता है? जापान कार कंपनी के अधिकारी ने कहा कि हम उसकी फिटिंग तभी सुनिश्चित कर देते हैं जब डिजाइन बनाते हैं। यूनिवर्सिटी कैंपस भी ऐसी ही असेंबली लाइन होनी चाहिए, जहां स्ट्रक्चर्ड तरीके से भविष्य के निर्माता तैयार किए जाएं। वह सभी परिवर्तनों में, बदलाव में अपने आप को फिट कर सकें, ऐसे विश्वविद्यालय हमारे बने, ऐसी मेरी प्रभु से प्रार्थना है। आज जब भी भविष्य की बात होती है, फ्यूचर की बात होती है, तो उसके अनेक रूप हमारे सामने आते हैं। कुछ मान्यताएं हैं और मान्यताएं आशा जगाती हैं, कुछ भविष्य का स्वरूप ऐसा सामने आता है जो चुनौतीपूर्ण दिखता है। कोविड ने हमें बड़ी तकलीफ से एक बात सिखाई है कि दुनिया को हर एक परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। एजुकेशन एज यूजुअल का समय अब समाप्त हो गया है। अब हमें ऐसे क्रांतिकारी कदम, रिवोल्यूशनरी स्टेप्स उठाने होंगे जैसे जम्मू कश्मीर के विश्वविद्यालय उठा रहे हैं। कुछ दिन पहले मैं अखबार में पढ़ रहा था, जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर राफेल ब्रॉस ने लिखा था कि 40 साल के एकेडमिक कैरियर में उन्होंने ऐसा बदलाव नहीं देखा जो उन्होंने पिछले 2 वर्षों में देखा है। और उनका मानना था ऐसी स्थिति में वही इंस्टीट्यूशंस मजबूती से चुनौतियों के सामने खड़े हो सकेंगे जो जीवंत होंगे, परिवर्तन के साथ स्वयं को बदलने में पूरी तरह से तत्परता दिखाएंगे। मैं राफेल की बातों से पूरी तरह सहमत हूं। पिछले 3 वर्षों से कोशिश की जा रही है जम्मू कश्मीर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, इन बातों पर बल भी दिया जा रहा है। डिपार्टमेंट्स के बीच मौजूद बैरियर्स को कैसे समाप्त किया जाए, करिकुलम कैसे फ्लेक्सिबल बनाया जाए, लाइफ लॉन्ग लर्निंग को प्रमोट कैसे किया जाए, क्लासरूम के कॉन्सेप्ट को रीइन्वेंट कैसे किया जाए, और टीचिंग की जगह मेंटरिंग को कैसे प्रमोट किया जाए। हमारे उपनिषदों में भी ये बात कही गई है। अनुसंधान में मुझे लगता है कि जितनी भ्रांतियां हैं उन्हें समाप्त करके अनुसंधान में हमें समय व्यतीत करना चाहिए। प्राचीन काल से भारत की संस्कृति जो सबसे महत्वपूर्ण बात सिखाती है वो ये है, प्रश्न पूछो, संदेह करो और किसी भी उत्तर को परम सत्य मत मानो, तभी नए का जन्म हो सकता है। पिछले 100 वर्ष के बड़े इन्वेंशंस इस बात के प्रमाण हैं कि इंसान ने संदेह करके ही नई चीजों की खोज की है, नए समाधान दुनिया को दिए हैं। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि एजुकेशन का एक और अर्थ है अनंत खोज और सीखने की यात्रा। जो भी उत्तर मिले उस पर रुकना नहीं है, बल्कि उसे आधार बनाकर अपने भीतर की क्यूरियोसिटी को और तेज करना है, जिंदा रखना है, ताकि निरंतर नई डिस्कवरी की ललक हमारे भीतर बनी रहे, जीवन पर्यंत हम सीखते रहें। एक बार आइंस्टाइन का असिस्टेंट था, उनसे नाराज हो गया
उसकी नाराजगी का सबसे बड़ा कारण यह था कि उनका एक्सपेरिमेंट 70 बार फेल हो गया था। वो असिस्टेंट बहुत गुस्से में था और उसने कहा आइंस्टाइन से कि ये एक्सपेरिमेंट हमें छोड़ देना चाहिए क्योंकि हम 70 बार असफल हो चुके हैं। आइंस्टाइन ने अपने असिस्टेंट को बड़े हैरानी से देखा और कहा हम असफल नहीं हुए, बल्कि हमें यह पता चल गया है कि जिन 70 प्रक्रियाओं से हम गुजरे हैं वो प्रक्रियाएं गलत थी। हमें पता चल गया है कि वो 70 रास्ते बेईमानी के रास्ते थे। अब हम पेपर पर उन 70 रास्तों को काट चुके हैं और जो भी अब तक अननोन था उसका दायरा अब सिकुड़ गया है। अब बहुत जल्द ही हम जो चाहते हैं वो रिजल्ट प्राप्त करेंगे। नोन हमारी पकड़ में होगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। आइंस्टाइन की जो ललक थी वही असली लर्निंग है। यूक्रेन से एक युवा जॉन क्रूम सन 2000 के आसपास अमेरिका पहुंचे। तब उनके पास इतने भी पैसे नहीं होते थे कि वह दोनों वक्त का भोजन कर सके। वहां मिलने वाले फूड स्टाम्प पर उनका जीवन निर्भर था। मुश्किलें बढ़ गईं तो उसने किराना स्टोर में साफ सफाई का काम शुरू किया। उस नौजवान में इतनी गरीबी के बावजूद कुछ नया सीखने, नया करने की अभीप्सा थी, आकांक्षा थी। उसे कंप्यूटर का बहुत शौक था और जो भी उसे थोड़ा बहुत समय मिलता था उसमें वह खुद गवर्नमेंट लर्निंग सेंटर में बैठकर सीखने की कोशिश करता था। आगे चलकर उसी नौजवान जॉन कूम ने व्हाट्सएप बनाया जिसे आज दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल में लाया जा रहा है। जॉन कूम के पास कोई कॉलेज की डिग्री नहीं थी, लेकिन उसकी जो खोज है उसके सामने शायद बड़ी से बड़ी डिग्री टिक नहीं सकती। एरोप्लेन की खोज करने वाले राइट ब्रदर्स कॉलेज के ग्रेजुएट नहीं थे। उनके भीतर सिर्फ सीखने की ललक थी। महान साइंटिस्ट माइकल फैराडे इतने गरीब थे कि वो स्कूल भी नहीं जा सके थे, लेकिन जिस बुक बाइंडर के पास वो नौकरी करते थे उससे किताबें लेकर वो पढ़ते थे। और आगे चलकर फैराडे ने पहली इलेक्ट्रिक मोटर जनरेटर का आविष्कार किया। जॉन मेंडल जिन्होंने जेनेटिक्स की खोज की वो साइंटिस्ट नहीं, पहले तो चर्च के में पूजा किया करते थे, लेकिन ये आकांक्षा जो उनके मन में थी, मुझे लगता है पूरी मानवता को जितना बड़ा योगदान उन्होंने दिया शायद पूरी मानवता कृतज्ञ रहेगी। हेनरी फोर्ड के पास कोई फॉर्मल एजुकेशन की डिग्री नहीं थी। माइक्रोबायोलॉजी की शुरुआत करने वाले एंटोन वॉन लीवानहॉक के पास भी कोई फॉर्मल डिग्री नहीं थी। विश्व के सबसे प्रसिद्ध बायोलॉजिस्ट जॉन ब्लैक के पास कोई साइंस की डिग्री नहीं थी। ऐसे अनेक आविष्कारकर्ता हैं जिनके पास सिर्फ एक ही डिग्री थी, वह थी सीखने और नया आविष्कार करने की आतुरता, व्यग्रता। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है। क्यूरियोसिटी, इमेजिनेशन, दृढ़ इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास, यही उनकी कुल शिक्षा थी। इसलिए मैं बड़े विनम्रता से जोर देकर कहना चाहूंगा, शिक्षा का सबसे बड़ा दायित्व यह है कि हर एक स्टूडेंट को उसके वास्तविक व्यक्तित्व से मुलाकात करा दे। कोई भी स्टूडेंट जब तक अपनी इंडिविजुअलिटी को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक सीखना उसके लिए मुश्किल होगा। जब तक स्टूडेंट स्वयं से नहीं मिल लेता तब तक लर्निंग मात्र इंफॉर्मेशन स्टोर बनने की प्रक्रिया होगी, ऊपरी सतह पर होगी, स्टूडेंट्स के कोर को नहीं छू पाएगी। यूनिवर्सिटी से निकलने वाला प्रत्येक स्टूडेंट सिर्फ रोजगार प्राप्त करने लायक शिक्षित बनकर न निकले, बल्कि इतना ताकतवर होकर निकले कि उसके भीतर खुद का रास्ता निर्मित करने की ऊर्जा और संकल्प हो। डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी के साथ सभी सम्मानित शिक्षाविदों ने देश के मिलकर के ऐसी शिक्षा नीति बनाई है जो नई खोज के लिए स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों को प्रोत्साहित करती है। उस नीति के रिकमेंडेशन बने बनाए दायरे से अलग हटकर लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए वातावरण तैयार करने पर बल देते हैं। इस यात्रा में सभी स्टेप्स इनोवेटिव हों,
रिसर्च बेस्ड हों, हॉलिस्टिक हों, ताकि हमारी सामूहिक शक्ति राष्ट्र के निर्माण में लगे। हर एक सेक्टर में भारत विश्व के अग्रणी देशों में शामिल हो। इसे एकमात्र लक्ष्य के साथ मुझे लगता है हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है, और इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे शिक्षाविदों का हुआ। और जब भी आज सुबह से तीसरा कार्यक्रम है, 2 टीचर्स डे के कार्यक्रम थे, एक श्रीनगर में और एक जम्मू में। मैंने दोनों जगह ये बात कही कि दुनिया की जीडीपी में हमारा कंट्रीब्यूशन 25% था, तो इसलिए नहीं था कि सोने की चिड़िया थे, हम सोने की बहुत बड़ी खदान थी हमारे पास। वो इसलिए था कि हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, हमारे जो शिक्षक थे, जिस तरह का इनोवेशन, जिस तरह का प्रोडक्ट उन्होंने तैयार किया, पूरी दुनिया में भारत की गूंज उसके कारण बढ़ी थी। हमारी यूनिवर्सिटी कैंपस क्लासरूम में स्टूडेंट के स्ट्रेस को समाप्त करना, ये हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी हो। लर्निंग को प्लेफुल बनाना होगा, और आए दिन होने वाले क्लास टेस्ट मार्किंग को सेकेंडरी बनाने की दिशा में हमें सोचना ही होगा। हमें स्टूडेंट की प्रतिभा को परखना है, न कि यह देखना है कि उसके भीतर किसी विषय के बारे में कितना ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। इसका अर्थ बिल्कुल ये नहीं है कि आप टेस्ट समाप्त कर दें, ग्रेड्स देना बंद कर दें। ये स्टूडेंट्स के साथ भी नाइंसाफी होगी। हम नए तरीके ढूंढें। एक यूनिवर्सिटी टीचर बेंजामिन जेंडर ने अपने क्लास में एक नया प्रयोग किया है। उन्होंने टेस्ट के साथ हर एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को एक लेटर लिखने का टास्क दिया है, और वो लेटर स्टूडेंट्स को पास्ट में लिखना था, जिसमें बीते 1 साल में उन्होंने जो सीखा था, जो संकल्प लिया था, और जो अचीवमेंट हासिल की थी, भविष्य की जो योजना बनाई थी, उसके बारे में विद्यार्थियों को लिखना है। उन्होंने लिखा है कि मैंने उन स्टूडेंट्स को A ग्रेड दिया जिनकी सोच स्पष्ट थी, जिनके लेटर में इंट्रोस्पेक्शन का रिफ्लेक्शन था, और जो स्टूडेंट्स दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे थे। टॉप होना एक लेवल है, सफल होना मैं समझता हूं कि जीवन की असली सच्चाई है। यू कैन अचीव एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाइट्स इन योर लाइफ इफ यू आर नॉट रनिंग आफ्टर द लेवल, बट फोकसिंग ऑन व्हाट यू विल डू एंड बिलीव इन योरसेल्फ दैट यू हैव द एबिलिटी टू डू इट राइट। मैं समझता हूं अगर आत्मविश्वास, बौद्धिक क्षमता, इमेजिनेशन, लाइफ स्किल्स और कर्म क्षेत्र में पूरी निष्ठा के भाव से कैंपस भरा पूरा होगा, तो स्टूडेंट्स के लिए भविष्य में कुछ भी असंभव नहीं होगा। मैं एक बार पुनः आप सबको फाउंडेशन डे और टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और ये प्रार्थना करूंगा कि जो भार आपने दिया है उसका निर्वहन कर सकूं। धन्यवाद।